हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बाल विकास विद्या मंदिर कोचिंग क्लास पिपलिया खुर्द में। मैंने कक्षा 7 का पाठ पढ़ाया था आपको, जिसमें हमारे थोड़ा सा कुछ अधूरा रह गया था, जिसमें जलप्रपात हुई, नदी का मैदान हुआ, उसके बाद बालू रेत का मैदान हुआ, समुद्री जल हुआ, उसके बाद समुद्र में क्या क्या आकृतियाँ बनती है पानी के कारण, ये आपको मैं बताऊंगा। मैंने इससे पहले आपको बताया था भूकंप क्यों आता है, उसके बाद पृथ्वी की प्रकृतियाँ क्या होती है, उसमें पृथ्वी में अंदर क्या होता है, भूकंप कहाँ से प्रारंभ होता है, लावा किसे कहते हैं, ये बताया था। आपने नहीं देखा हो तो वीडियो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखें। तो हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के। ये सामाजिक विज्ञान की बुक है कक्षा 7 वालों की, जो नई एनसीईआरटी आई हुई है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको आज। जलप्रपात के बारे में, नदियों के बारे में, समुद्र के बारे में, उसके बाद जैसे हमारे रेगिस्तान में वो बालू का मैदान बनते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो हम बात करते हैं जलप्रपात की। तो जलप्रपात किसे कहते हैं, तो मैंने यहाँ पे चित्र बना रखा है। जलप्रपात उस आकृति को कहते हैं जैसे कि पानी है, क्या होगा, पानी। तो पानी क्या होगा कि पर्वत से ऊपर से, क्या पर्वत देखा आपने, तो पर्वत के ऊपर से क्या होगा कि पानी गिरेगा, क्या होगा, पानी गिरेगा। कठोर शैल होती है, पर्वतों के ऊपर से पानी गिरता है, तो पानी गिरने के कारण क्या होगी, मृदापर्दन होगा। तो यहाँ से मृदापर्दन होता जाएगा तो यहाँ क्या होगा, पानी यहाँ से वैसे जाते हुए ऊपर की तरफ जाने लगेगा। इसे कहते हैं हम जलप्रपात। तो पानी कठोर शैल ऊपर से पर्वत, या गामड़ाई भाषा में लें तो इसे बल्डा, यहाँ से ऊपर से पानी आएगा और पानी ऐसे करके इस आकृति को यूं बनाएगा। इसे हम कहते हैं जलप्रपात। इस आकृति को हम कहते हैं जलप्रपात। जैसे मैंने यहाँ बना रखा है, ये पर्वत कठोर शैल, तो पर्वत ऊपर ही होता है जिसमें कठोर शैलें होती है। उधर से पानी आया और पानी ऊंची स्थान से नीचे स्थान की ओर गमन करता हुआ उछलेगा और इसे कहते हैं हम जलप्रपात। ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात अमेरिका में एंजिल जलप्रपात। उसके बाद ये हमारे भारत में महात्मा गांधी का नाम रखा गया उस जलप्रपात का। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है अमेरिका में। ये है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात अमेरिका में वेनेजुला जिला राज्य है, जिसके एंजिल स्थान पर है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। उसके बाद बात करें हम भारत की, तो भारत में एक जलप्रपात है जो उसे गांधी जी के नाम पे उस जलप्रपात का गांधी जलप्रपात कहते हैं। उसके बाद हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे बड़ा जलप्रपात 18 मीटर है, जो जिसका नाम है चुलिया जलप्रपात। क्या है, चुलिया जलप्रपात। ये कंपटीशन की बात मैं बता दूं आपको, जीके की बात है कि विश्व का सबसे बड़ा क्या अमेरिका वाला है वेनेजुला एंजिल जलप्रपात। उसके बाद भारत का कि महात्मा गांधी। उसके बाद राजस्थान का के चुलिया जलप्रपात है। ये 18 मीटर है राजस्थान का। इसे कहते हैं जलप्रपात के ऊपर से एक पर्वत से पानी गिरेगा और वो एक ढाल की तरफ से ऊपर उठा हुआ खड़ा हो जाएगा, उसे कहते हैं हम जलप्रपात। ये देखने में ऐसे आकृति हम कहीं भी देखने जाएंगे तो हमें ये बहुत लुभावना लगेगा, क्योंकि ऊपर पर्वत से पानी गिरेगा, ऐसे पानी गिरेगा और वो पानी गिर के एकदम ऐसे उठेगा ना, तो वहाँ पे कितने इंद्रधनुष बनते हुए दिखेंगे हमें। उसके बाद झरने, हरियाली, तो हमें ये आकृति कहीं भी देखने जाएंगे तो बहुत अच्छी लगेंगी। अब बात करते हैं हम नदी की। तो नदी क्या क्या करती है, सबसे पहले तो नदी कहाँ से बहती है, तो नदी भी पर्वतों से ही बहती है। नदी का पानी पर्वतों से आएगा, किसी कारण आएगा, जैसे बरसात होगी, क्या होगी, बरसात होगी, तो फिर पानी आएगा और बरसात का पानी इकट्ठा होगा तो वो क्या है, एक नदी का रूप ले लेगा। ये नदी तो समझ में आ गई कि नदी तो के सर पानी बहता है, उसे हम क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। सिंपल भाषा में उसे नदी कहते हैं। अब बात करें हम कि कोई नदी ऐसे होती है ना, कोई नदी सीधी होती है, कोई नदी ऐसे वो नाग लपेटा ले जो घूमती हुई जाती है। तो जो नदी ऐसे इस डिजाइन से चलती है, सभी नदी ऐसे ही चलती है। अधिकतर सीधी नदी तो हम नहर बनाएंगे, मानव द्वारा बनाएंगे, जो कृत्रिम हो, जो मानव बनाएंगे वो सीधी बना सकते हैं। पर नदी बहेगी या पानी बहेगा तो पानी तो जिधर ऊंचाई से नीचे की ओर गमन करेगा। तो मैं कहूँ कि ये यहाँ पे ऊंचाई थी और यहाँ पे नीचे है, तो पानी इधर से उधर जाएगा, यहाँ थोड़ी आएगा। यहाँ बीच में पर्वत है तो पानी पर्वत के ऊपर थोड़ी जाएगा, इधर साइड से होके निकलेगा। तो इस कारण ये मैदान होते हैं, इधर बड़ा इधर छोटा, इस कारण तो ये नदी क्या ऐसे सांप जैसा आकृति ले लेती है।
इस आकृति को हम कहते हैं विसर्प नदी। क्या कहते हैं? विसर्प नदी। ये विसर्प नदी सांप का एक पर्यायवाची होता है। जैसे सांप चलता है ना, वो सांप ऐसे करके ऐसे चलता है ना, वो नाग लपेटे वाला सॉन्ग सुना होगा आपने, कि नाग लपेटा ले जुई। नदी भी क्या करती है? नाग लपेटे ले जुई चलती है। इसे हम कहते हैं विसर्प नदी। अब इस नदी का पानी बहेगा, आपको मालूम, नदी का पानी पर्वत से आएगा। पर्वत कहीं से भी बहकर आएगा, पर्वत से आए। चलो मैंने माना कि पानी कहाँ से आया? पर्वत से आया। पर्वत के ऊपर से बरसात हुई और पानी गिरा और पानी इकट्ठा होकर वो नदी का रूप ले लिया उसने। उसके बाद ये विसर्प नदी बन गई। यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया। उसके बाद हम बात करें तो जैसे ये नदी का पानी ऐसे आएगा ना, यहाँ से तो आएगा, तो जैसे इसके साथ कंकर मिट्टी भी आएगी, कंकर पत्थर पे आएगी, तो क्या होगा कि एक साइड यहाँ से मलबे जैसे जमेगा। क्या होगा? जमेगा। जमेगा तो जमता जमता क्या होगा? इधर एक परत बन जाएगी। क्या होगी? परत बन जाएगी और हमें ऐसी आकृति दिखने लगेगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि पानी के कारण जो मलबा या मिट्टी या कंकर पत्थर आए, वो पानी इधर रुक गए और उधर पानी गया नहीं, तो उधर पानी रहेगा, तो इधर पानी रहेगा नहीं, और उसके पीछे तो ये आकृति बिल्कुल हट जाएगी ना नदी से। तो हम इस आकृति को कहेंगे चाप झील। क्या कहेंगे? चाप झील। इन नदी को तो हम सिंपल कहेंगे विसर्प नदी या रुंडित नदी। रुंडित नदी ऐसे घूमती हुई चल रही ना, तो इसे हम कहेंगे रुंडित नदी या विसर्प नदी। इसे कहते हैं हम चाप झील। जो इस पानी के अपरदन या मिट्टी या यहाँ से आए और साथ के कण आए, मिट्टी कंकड़ पत्थर आए और यहाँ पे आके जम जाएंगे मलबे के रूप में, और ये यहाँ पे ऐसी आकृति बन जाएगी जिसे हम कहेंगे चाप झील। तो अब बात करते हैं हम कि ये नदी यहाँ से बहकर जाएगी, कि जैसे मैं कहूँ कि पर्वत से बहकर जा रही है, उसके बाद मैदानों में आ गई, तो मैदानों में उतनी गति से थोड़ी चलेगी जितनी गति से पर्वत के ऊपर से चल रही थी, नहीं चलेगी ना। तो जितनी गति से, तो धीरे धीरे इस पानी की गति क्या होगी? धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये गति धीरे धीरे इसकी कम होती जाएगी, तो मलबा छोड़ दी जाएगी। तो यहाँ भी छोड़ा, यहाँ भी छोड़ा, तो ये आकृतियाँ क्या कहलाएंगी? चाप झील। हमसे कोई पूछे कैसे करके ऐसे आकृति बन जाएगी नदी का, विसर्प नदी होगी, तो उसे क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे उसे चाप झील। कोई पूछे हमें कि नाग जैसे नदी बहती, सभी नदियां नाग जैसे ही बहती, तो नाग एक दो हो सकती है जो बड़े मैदान में समतल एक जैसी बहे, पर सभी नदियां कैसे बहेगी? विसर्प या सांप के आकार में बहेगी। तो हम इसे क्या कहेंगे? विसर्प नदी। ये पानी बना रखा है मैंने, ये डोट डोट, तो ये बहकर आया और इसका निर्माण हो गया। अब बात करते हैं हम मैदान में आई धीरे धीरे नदी, फिर कहाँ जाएगी नदी? बहकर कहाँ जाएगी? सबको मालूम है समुद्र में जाएगी बड़ी नदी। तो ये यहाँ पे मैंने समुद्र बना रखा है, यहाँ नीचे, यहाँ गई समुद्र में। तो पानी का जैसे पर्वत से बही, तो वहां तेज गति से आई, उसके बाद उसकी गति क्या हो गई? मंद धीरे धीरे होने लगी। अब आगे नदी समुद्र के पास, तो समुद्र के पास नदी का पानी बिल्कुल धीरे धीरे आएगा ना, साथ में वो मलबा भी लेकर आई, कंकर पत्थर लाई ना, नदी के साथ कंकर पत्थर आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी बहकर, पेड़ पौधे भी आ सकते हैं, पेड़ नदी के पास हो तो वो भी पानी के अंदर बहकर आ सकता है ना। तो यहाँ पे आए, तो यहाँ पे नदी का क्या गति, पानी की गति क्या होगी? धीरे धीरे कम होती जाएगी। मैं कहूँ कि आपके ये यहाँ पर्वत क्या है? पर्वत। यहाँ से हमने पानी डाला तो पानी बहुत स्पीड से चलेगा, बहुत गति से चलेगा, पर मैं कहूँ कि ये नदी जैसे यहाँ तक चला, फिर ऐसे मैदान ऐसे होता ऐसे, तो यहाँ तक पानी आने में बहुत गति बिल्कुल धीरे हो जाएगी ना, कि उसी स्पीड से चलेगी यहाँ से यहाँ आने में पानी, उसी स्पीड में तो चल ही नहीं सकती यहाँ, क्योंकि ये यहाँ पे एक समतल मैदान आ गया, तो पानी का बहाव धीरे धीरे क्या होगा? कम होता जाएगा। तो ये पानी का बहाव कम हो गया, और वो साथ में आए थे कंकड़ पत्थर बहकर आए नदी का पानी के साथ, तो वो मलबा क्या यहाँ पे इकट्ठा होगा, जहाँ समुद्र है उसके पास ही इकट्ठा होगा, तो ये मलबा यहाँ पे क्या होगा? इकट्ठा होने लगेगा, है ना। तो ये यहाँ पे सब मलबा यहाँ पे आके इकट्ठा होगा समुद्र के पास, तो यहाँ का पानी किधर तो जाएगा ना, समुद्र के अंदर जाएगा। तो यहाँ समुद्र में जाने के लिए उसे पानी को इसमें निकलना पड़ेगा मलबे में, तो ऐसे करके निकलेगा, साइडें बनाकर निकलेगा पतली पतली, तो पानी क्या है कई भागों में विभाजित हो जाएगा। जैसे नदी बहकर जाएगी तो एक जैसी बहकर जाएगी पूरा पानी, पर जैसे यहाँ जाएगी तो कई भागों में विभाजित हो जाएगी, मलबा आ गया उसके सामने, मिट्टी आ गई, कंकड़ पत्थर आ गए, तो ये ऐसे कई आकृतियाँ ऐसे बना लेगी, जिसे हम क्या कहते हैं? वितरिकाएं। क्या कहेंगे? वितरिकाएं कहेंगे। क्या कहेंगे? वितरिका कहेंगे। जैसे ये मैंने बना रही थी ना, यहाँ से कैसे आई, ये मलबा से चढ़ के ऐसे निकली और समुद्र में जाके मिल गई। अब ये जैसे यहाँ पे कंकड़ पत्थर आए थे, क्या आए थे? कंकड़ पत्थर आए थे, और ये बहुत बड़े मलबे के रूप में धीरे धीरे आ रहे हैं और यहाँ पे जम जाएंगे। क्या होंगे? जम जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ी आकृति बन जाएगी, बहुत बड़ी, जैसे मिट्टी आ ही रही है, नदी बहकर हर साल आती है और यहाँ से कंकड़ पत्थर भी लाती है मैदान में से, तो यहाँ लाके छोड़ेगी समुद्र के पास, तो यहाँ क्या बहुत बड़ी आकृति बन जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे? डेल्टा
कहीं, क्या कहीं हम बेटा कहीं। अब इसमें आपके उसमें दे रहे हैं समुद्र की आकृतियां दे रही। तो जैसे समुद्र के बारे में भी दे रखा है, वो भी बता दूं मैं आपको। तो ये एक समुद्र बनाया मैंने यहाँ, ये समुद्र। तो समुद्र ऐसे होता है गोल, कहीं भी कैसी भी आकृति हो सकती है उसकी। तो जैसे पानी है, क्या है पानी, तो पानी से पानी हवा के कारण जैसे हिलोरे मारते हुए आएगा, क्या होगा हिलोरे मारते हुए आएगा। तो जैसे मैं कहूँ कि इधर से पानी आया, हिलोरे मारते आया है इधर से, है ना, इधर से इधर आया पानी, बहकर आएगा, हवा आएगी, तो हवा के चलने से आपने समुद्र देखा होगा, तो उससे पानी के लहरें आती है ना, ज्वार भाटे उठते हैं, बहुत बड़े बड़े पानी की ऐसी लहरें आएंगी, तो आएगी तो यहाँ पे क्या शेल वेलों पे टकराएगी, उसके किनारे पे कहीं तो जाके टकराएगी। तो जहाँ टकराएगी यहाँ पे कई प्रकार की आकृतियाँ बनती है, कई प्रकार की आकृतियाँ बनेगी। जैसे यहाँ पे कठोर शेल था, क्या था, कठोर शेल का मतलब पर्वत था। तो जैसे यहाँ पानी टकराएगा टकराएगा टकराएगा, तो ये क्या होगा, टूटेगा, क्या होगा, टूटेगा। ये इसमें से सुरंग बन जाएगी, क्या होगी, सुरंग बन जाएगी, जिसे हम समुद्री सुरंग या समुद्री गुफा कहते हैं। इसे हम ये कहते हैं। उसके बाद ये समुद्र की लहरें आएंगी और इससे टकराएगी, तो इससे आकृति बन जाएगी, जिसे हम सुरंग कहते हैं। अब मैं ऐसे कहूँ कि जैसे समुद्र की लहरें तो आएंगी, वो तो उधर से हवा के कारण तो आएगी, तो इधर बेहतर आएगी, तो इस चील के टकराएगी, तो ये क्या है, एक पुलिया का भी निर्माण कर सकती है, जिसे समुद्र मेहरबा कहा जाता है। ये बात है समुद्र की, ये आकृतियां निर्माण करती हैं। अब उसके बाद हम बात करें कि बालूरेत या रेगिस्तान में, तो रेगिस्तान में हवा के कारण बालूरेत उड़ती है, क्या होती है, बालूरेत उड़कर आती है। तो क्या है, जैसे हवा चलेगी, तो ये यहाँ पे बालूरेत है, किसी मैदान में बालूरेत है, क्या है, बालूरेत है। तो हवा के कारण अपतन होगा मिट्टी का, और वो हवा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी। तो कई प्रकार की आकृतियां बनेगी अलग अलग, जैसे ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे बन सकती है, किसी प्रकार की आकृतियां बन सकती है। जैसे ये आधे चंद्रमा के समान बन गई, ये ऐसे ऐसे बन गई, तो इन आकृतियों के हम जानते हैं कि ये समुद्र की ये है। उसके बाद ये जलप्रपात, इसके बाद इसमें रह गया थोड़ा सा, क्या रह गया, ये जैसे ये दे रखा है ना आपके कि इस नदी के पास का मैदान है, क्या है ये, इस नदी के पास का मैदान है। तो नदी के पास कोई भी काम हो सकता है, कोई भी स्थान हो सकता है, जिसे हम यहाँ पे रहने वाले या स्थान, ये बाढ़ग्रस्त मैदान रहेगा। बाढ़ग्रस्त मैदान जैसे मैं कहूँगी नदी, इसके पास काली मिट्टी है, कोई सी भी मिट्टी है, तो नदी कारण वो मिट्टी क्या होगी, गीली होगी, गीली होगी, और वो मिट्टी क्या होगी, उसके नदी के बहाव में जाके बहकर जाएगी। ये थी आज का वो बचा हुआ टॉपिक। इसमें आपके कोई समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में बता देना। उसके बाद आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, आपके दोस्तों में शेयर करना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।